Hello students, now today our topic is electric field intensity due to a thin charged spherical shell. This is the third application of गॉस लॉ. ये हमारे पास तीसरी एप्लीकेशन है गॉस लॉ की. आज हमने इसी पर डिस्कस करना है. तो वही हमारे पास यहाँ पर लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन चार्ज स्फेरिकल शेल. ये आपके पास एक थिन चार्ज स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल फॉर्म में है, जैसे बॉल होता है उसकी फॉर्म में है. तो हमारे पास क्या है, ये चार्ज है हमारे पास है, इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है. इससे पहले इस टॉपिक पर जाएं हम, सबसे पहले हम थोड़ा सा बोलेंगे. हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास स्फेरिकल शेल की बात करते हैं, एक स्फेरिकल शेल हमारा हॉलो भी हो सकता है, दूसरा स्फेरिकल शेल हमारा सॉलिड भी हो सकता है. हॉलो होता है अंदर से खाली है, और सॉलिड हुआ अंदर से भी हमारे पास बिल्कुल सॉलिड है, जिसका हमारे पास जो है बिल्कुल, आपको तो सॉलिड पता ही है, जो खाली नहीं होता है अंदर से. तो देखिए यहां पर हमारे पास, अगर हॉलो की बात करूंगा मैं, तो हॉलो में हमारे पास दो स्फेरिकल शेल बन सकते हैं. एक हुआ मेटालिक स्फेरिकल शेल और दूसरा हमारे पास इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल. मेटालिक स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल एक ही बात है, जिसमें करंट पास ऑन होती है, उसको कहा जाता है मेटालिक स्फेरिकल शेल, मेटालिक बॉडी, और कंडक्टिंग बॉडी भी वही हुई. तो एक हमारे पास स्फेरिकल शेल हुआ मेटालिक स्फेरिकल शेल, लेकिन अंदर से क्या है, खाली है. दूसरा हुआ इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल. इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल को हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्फेरिकल शेल, जिसमें करंट पास ऑन नहीं होती है. तो वो भी अंदर से खाली है. दो हो गए हमारे पास ये स्फेरिकल शेल, एक हुआ मेटालिक और दूसरा हुआ इंसुलेटिंग, हॉलो, अंदर से खाली है. इसके बाद सॉलिड में भी हमारे पास दो होंगे. एक हुआ मेटालिक शेल, मेटालिक स्फेरिकल शेल, और दूसरा हमारे पास हुआ इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल. लेकिन ये क्या है, ये अंदर से सॉलिड है, ये बिल्कुल भरे हुए हैं, सॉलिड है ये. तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो हमारे पास ये कौन सा टॉपिक है, अगर यहां पर हम ले लेंगे तो ये आपके पास है अंदर से, मैंने कहा आपको, ये एक स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फेरिकल शेल है. हॉलो स्फेरिकल शेल पर हम बात करने जा रहे हैं. और आपको ये बोलूंगा मैं, मेटालिक इंसुलेटिंग शेल, मेटालिक इंसुलेटिंग नहीं, मेटालिक स्फेरिकल शेल, मेटालिक स्फेरिकल शेल, इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड मेटालिक स्फेरिकल शेल, इनकी प्रॉपर्टी सेम है. दिस सॉलिड मेटालिक स्फेरिकल शेल, हॉलो मेटालिक स्फेरिकल शेल एंड इंसुलेटिंग मेटालिक स्फेरिकल शेल, इनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम होगी. क्या प्रॉपर्टी, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, चाहे वो हॉलो तो हो गई, चाहे वो हॉलो हो, चाहे वो सॉलिड हो. अगर वो मेटालिक है, इंसुलेटिंग है, और यहां पर हमारे पास मेटालिक है लेकिन सॉलिड है, तो इनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी. जितनी हमारे पास यहां पर हॉलो स्फेरिकल शेल पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द सरफेस पर होगी, उतनी हमारे पास इंसुलेटिंग पर भी होगी, और उतनी ही हमारे पास जो होगी, हमारे पास सॉलिड मेटालिक शेल पर भी होगी, ऑन द सरफेस पर भी, आउटसाइड पर भी और इनसाइड पर भी. इनकी प्रॉपर्टी जो है सेम है, मेटालिक इंसुलेटिंग एंड सॉलिड मेटालिक इंसुलेटिंग, मेटालिक शेल, सॉलिड मेटालिक शेल. तो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम है. अब देखो यहां पर अगर बात करेंगे हॉलो मेटालिक शेल, का मतलब हुआ कि हमारे पास चार्ज जब अंदर से खाली है, तो चार्ज तो हमेशा रिजाइड करता है ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर ही रिजाइड करेगा, इसकी सरफेस पर ही आ जाएगा, क्योंकि अंदर से खाली तो है ही ये. तो इसलिए हमारे पास जो चार्ज जो रहेगा एक मेटालिक स्फेरिकल शेल पर, वो इसकी सरफेस पर ही रहेगा. अब इंसुलेटिंग शेल है, तो इंसुलेटिंग शेल में भी हमारे पास जो चार्ज जो रहेगा वो इसकी सरफेस पर ही रहेगा, क्योंकि इंसुलेटिंग हॉलो है, अंदर से खाली है, तो हमारे पास क्या रहेगा, वो चार्ज इसकी सरफेस पर ही रहेगा. इसके बाद हमारे पास जो है सॉलिड मेटालिक शेल, सॉलिड मेटालिक शेल. तो सॉलिड मेटालिक शेल पर भी अगर से वो सॉलिड होगा, अंदर से बिल्कुल भरा हुआ है, सॉलिड है अंदर से, तो हमारे पास क्या होगा, उस केस में भी हमारे पास चार्ज जो होगा, हमारे पास जो होगा वो इसकी सरफेस पर ही आ जाता है, बिकॉज द चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ये हमारे पास मेटल क्या है, एक कंडक्टर है, तो इस पर हमारे पास जो चार्ज रहेगा वो हमेशा इसकी सरफेस पर ही रहता है. लेकिन ये जो थर्ड लास्ट वाला केस जो है, अगर आपके पास सॉलिड इंसुलेटिंग शेल है, तो इसमें हमारे पास जो है चार्ज जो हमारे पास है वो सिर्फ सरफेस पर ही नहीं रह सकता है, वो इस चार्ज जो हमारे पास सरफेस के अंदर भी आ सकता है, सरफेस के अंदर भी रह सकता है हमारे पास.
और वो यूनिफॉर्मली भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है। चार्ज, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो है चार्ज जो है इंसुलेटिंग मटेरियल है, इस पर हमारे पास चार्ज जो है वो मूव नहीं करता है। तो हमारे पास जहां पर आप ड्रॉप करोगे चार्ज को तो वो वहीं पर रह सकता है। जैसे हमारे पास इसको इंजेक्ट करेंगे अंदर से हम चार्ज को, तो वो वहीं पर रहेगा, या थोड़ा सा वो फैल जाएगा वो, लेकिन यूनिफॉर्मली वो फैल नहीं सकता है। तो इसका मतलब इसमें सॉलिड मेटालिक स्फेरिकल, सॉलिड इंसुलेटिंग शेल में हमारे पास क्या है, चार्ज ये नहीं हमारे पास कंपलसरी है कि चार्ज हमारे पास सिर्फ इसके सरफेस पर ही रहेगा, इसके अंदर भी हमारे पास चार्ज रह सकता है। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो डिफरेंट होगी, किसकी, सॉलिड इंसुलेटिंग शेल की। तो आज जो हम करेंगे वो ये वाला करेंगे, चाहे आप हॉलो वाला ही कर रहे हैं हम, चाहे मेटालिक ले लो आप, चाहे इंसुलेटिंग ले लो आप, चाहे सॉलिड मेटालिक स्फेरिकल शेल ले लो आप। तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल, आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल एंड इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल। तो ये हमारा टॉपिक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले बोलना था, अभी टॉपिक हमने नहीं शुरू किया, ये मैंने पहले बोलना था आपको कि हमारे पास जो है जो ये शेल्स जो हमारे पास हैं, अगर कभी कभार आपको पूछा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास चार्जेस की किस किस मटेरियल में क्या क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपका टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू थिन चार्ज स्फेरिकल शेल, ये आपके पास है थिन चार्ज स्फेरिकल शेल। तो इस पर हमारे पास चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हम कहेंगे इस पर चार्ज कितना है, हम कहेंगे इस पर चार्ज जो है वो क्यू चार्ज है, वो डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये स्फेरिकल शेल जो है हमारे पास जो है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। तो हमने इस चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक डेंसिटी को ऑन द सरफेस। ये होगी हमारे पास इसकी सरफेस, इस पर भी कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक डेंसिटी को। आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल, इस चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर भी हम इलेक्ट्रिक डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे हम, और इस चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर भी हम इलेक्ट्रिक डेंसिटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे यहां पर चार्ज, मैंने यहां पर पहले ही लिख लिया है क्योंकि टाइम फिर ज्यादा लग जाता है, तो इसलिए मैंने पहले कहा चार्जेस, इस पर जो हमारे पास स्फेरिकल शेल पर जो हमारे पास चार्जेस जो हैं, चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल। तो देखिए चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर डिस्ट्रीब्यूट है हमारे पास जो है। डेंसिटी जो चार्जेस की होगी वो इक्वल होगी हर एक पॉइंट पर। तो हमारे पास जो होगी चार्जेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस चार्ज स्फेरिकल शेल पर, समझे आप। तो जब हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली इस चार्ज स्फेरिकल शेल पर, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी को, क्योंकि इसकी चार्जेस जो हैं वो हमारे पास इस चार्ज स्फेरिकल शेल की सरफेस पर है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है, वो किसको होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया के इक्वल होता है। तो यहां से आप चार्ज निकाल सकते हो आप स्फेरिकल शेल पर, क्या होगा, तो क्यू किसके इक्वल होगा, तो ये एच ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर, तो सिग्मा एस, तो क्यू जो आएगा वो सिग्मा एस के इक्वल आएगा। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एस इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस चार्ज स्फेरिकल शेल। तो आप देखिए हमारे पास क्या है, ये स्फेरिकल फॉर्म में हमारे पास चार्ज स्फेरिकल शेल है। तो हाँ, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। आर क्या है, आर इस स्फेरिकल शेल का रेडियस है, तो इसीलिए लिखा मैंने यहां पर आर, ये हमारे पास आया 4 पाई आर स्क्वायर आया हमारे पास, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस चार्ज स्फेरिकल शेल। तो क्यू हमने निकाला, ये आपके पास क्यू निकला, क्यू इसके इक्वल आ रहा है आपके पास चार्ज जो हमारे पास कितना होगा इस चार्ज स्फेरिकल शेल पर। देखिए यहां पर हमने जो क्वेश्चन जो है ये डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट्स में। पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर, ये चार्ज स्फेरिकल शेल है, इसके बाहर हम इलेक्ट्रिक डेंसिटी को निकालेंगे हम किसी भी पॉइंट पर। तो देखिए जैसे ये वाला पॉइंट पी ले रहा हूं मैं, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डेंसिटी हमारे पास हम निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक डेंसिटी को। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पी पॉइंट जो है वो चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर है, वहां पर निकालेंगे पहले हम। तो उसके बाद इसकी सरफेस पर आ जाएंगे, उसके बाद इसके अंदर आ जाएंगे। तो पहला पॉइंट ले लेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधे लिखेंगे ई एफ, इलेक्ट्रिक फील्ड outside the charged spherical
तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल। इस चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे हम, लेट P be the point outside the charged spherical shell, outside the charged spherical shell where we have to calculate इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां हम कैलकुलेट करेंगे कहां पर, ये P पॉइंट है। ये P पॉइंट जो हमारे पास चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर है, वहां पर हम सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने जाएंगे। तो जब यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल, P पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है। तो एप्लीकेशन आपकी ये जो है ये गाउस लॉ की है। हम विदाउट गॉसियन सरफेस एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक डेंसिटी को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये गॉसियन सरफेस ड्रा करनी पड़ेगी थ्रू P के थ्रू हमें गॉसियन सरफेस को ड्रा करेंगे। तो वो गॉसियन सरफेस आपकी जो बनेगी वो स्फेरिकल फॉर्म में ही बनेगी, जिसका रेडियस जो होगा वो समान r होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल। तो ये गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ की, ये सिमेट्रिक होगी, इसकी सरफेस पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो मिलेगी आपको सेम मिलेगी, क्योंकि गॉसियन सरफेस ऐसी होती है कि आपने ऐसे ही ड्रॉ करनी है गॉसियन सरफेस को, जहां पर हमारे पास इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो होनी चाहिए वो सेम मिलनी चाहिए। तो इसीलिए P पॉइंट के थ्रू में क्या कर रहा हूं मैं, एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर रहा हूं मैं, और वो गॉसियन सरफेस पास ऑन हो जाएगा थ्रू P, और अब हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डेंसिटी को कैलकुलेट करने जाएंगे। अब इसी पॉइंट P पर मैं एक स्मॉल सरफेस एरिया ले रहा हूं मैं, देखिए छोटा सा टुकड़ा, जिसका सरफेस एरिया क्या है, ds है। तो अब देखिए यहां पर अगर आपको कहूंगा मैं, अब यहां पर हमारे पास ये चार्ज स्फेरिकल शेल है और पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल शेल है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि आउटवर्ड्स की तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो ये यहां पर रीजन क्या है, अगर हम कहेंगे यहां पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, इस यहां पर, तो वो आउटवर्ड्स की ही तरफ होगी। अगर हम कहेंगे इसके बाद इस सरफेस की, इस ds की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन भी वहीं की तरफ होगी जहां की तरफ आपका E है। क्यों, क्योंकि सरफेस पर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो नॉर्मल भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ E होगा। तो E और ds जो होंगे हमारे पास सेम डायरेक्शंस में होंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, यहां पर गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे हम, और हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे हम। तो देखिए हमारे पास जो है यहां पर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ को ही हमने अप्लाई करना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, या फ्रॉम गॉस लॉ लिखेंगे हम, फ्रॉम गॉस लॉ हमें क्या कहता है, that is closed integral of E dot ds is equal to Q upon epsilon naught। तो देखिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ E dot ds अगर हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ हमें कहता है कि ये हमारे पास चार्ज जो है, आप देखो हमारे पास ये चार्ज स्फेरिकल शेल है, ये हमारे पास क्या है, ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, इंक्लोज हो रहा है। तो इसका मतलब चार्जेस जो हैं वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास है, इनसाइड द चार्ज गॉसियन सरफेस हमारे पास है। इसका मतलब हम यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो इस क्लोज सरफेस के थ्रू हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास ऑन हो जाएगा ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल शेल। इस चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से वो होगा, वो गॉस लॉ कहता है हमारे पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होता है। Q क्या है, Q इज द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, वो Q है। तो वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमें निकलेगा कि कितना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास जो है इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो है वो पास ऑन हो रहा है। अब देखिए यहां पर जब हम जाएंगे, हम इसमें E डॉट ds है,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप ई डी एस कॉस थीटा, दैट इज ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। और थीटा जो होता है एंगल ई और डी एस के बीच में, यहां पर देखिए ई और डी एस के बीच में एंगल क्या है, वो 0 है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई डी एस, यहां पर अब एंगल ये नहीं लगेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ई डी एस कॉस 0 इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आप, तो यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, यहीं पर है, cos 0 होता है 1 के इक्वल, तो आपके पास क्या आ रहा है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो यहीं पर है। तो आपके पास जो आ रहा है यहां पर, वो आपके पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां पर, दैट इज ई को बाहर निकालें आप, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस, इसका मतलब डी एस, इस छोटे से हमारे पास टुकड़े की इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, समझे आप, इसका मतलब ये बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर हमारे पास ये पूरी की पूरी स्फेरिकल सरफेस बन रही है। तो इसका मतलब ds की इंटीग्रेशन जो होगी वो s होगी, क्योंकि फिर हमारे पास पूरी की पूरी सरफेस बनेगी जब हम ds की इंटीग्रेशन करेंगे आप। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ds की इंटीग्रेशन हो गई s इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हम e इज इक्वल टू s क्या है, S अब आपके पास आ रहा है, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। तो सरफेस एरिया इस गॉसियन सरफेस का क्या होगा, ये भी स्फेरिकल फॉर्म में है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर आर जो होगा वो स्मॉल आर होगा, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस का रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। तो आपके पास क्या आ रहा है, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपने ई निकालना है, तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, E will be equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square आ रहा है। Q मैंने पहले ही निकाला है, तो E is equal to आपके पास किसको आ रहा है, Q is equal to using equation first, that is sigma 4 pi R कैपिटल R square अपॉन, मैंने Q की जगह पर Q की वैल्यू को पुट किया, तो 4 pi epsilon naught स्मॉल r square, इधर रीजन दे सकते हो आप, बिकॉज Q is equal to sigma 4 pi capital R square. That's why I write in place of Q. Q की जगह पर क्या लिखा मैंने, sigma 4 pi R square. 4 pi get cancelled. After that, what you get from here? You get E. E is equal to E किसको ला रहा है, that is sigma और epsilon naught, sigma upon epsilon naught, और पर आपके पास आ रहा है कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल। ये वाला पॉइंट, जितनी यहां पर होगी उतनी यहां पर भी होगी, उतनी यहां पर भी होगी, उतनी हर एक जगह पर होगी, क्योंकि गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पर सेम होती है। तो ये मैंने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल। दूसरा पार्ट करेंगे हम इसका। दूसरा पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहेंगे सीधे ही ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ शेल लिखेंगे शॉर्ट में जल्दी जल्दी। तो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ शेल, शेल की सरफेस पर। अब इस पी पॉइंट को उठाऊंगा मैं और यहां पर रखूंगा मैं, यहां पर जब देखेंगे आप, तो आप देखिए ये जो आर जो होगा आपका वो खत्म हो, कम हो रहा है। अब ये स्मॉल आर जो अब आ जाएगा वो किसके इक्वल होगा, वो कैपिटल आर के इक्वल होगा। इसका मतलब अब जो हमारे पास जो होगा पी, क्योंकि मैंने इसकी सरफेस पर लाया, तो जितना हमारे पास पी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से होगा उतना ही तो डिस्टेंस हमारे पास स्फेरिकल शेल का है। इसका मतलब इस केस में जब पी को यहां पर लाऊंगा मैं, तो इस केस में जो डिस्टेंस जो होगा सेंटर से लेकर पी तक, उतना ही हमारे पास इस स्फेरिकल शेल का रेडियस भी है। इसका मतलब इस केस में आर जो होगा
वो कैपिटल आर, ये स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो अब इस केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे हम, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आर आपके पास क्या है, आर आ रहा है आपके पास, यही आर स्क्वायर है, लेकिन स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो आर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी आर स्क्वायर गेट कैंसल्ड, यू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने चार्ज स्फेरिकल शेल की सरफेस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को निकाला। अब लास्ट पॉइंट है आपके पास, लास्ट पॉइंट ये है, अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल। अब मैं पी पॉइंट को अगर यहां पर लाऊंगा, मैं यहां पर पी पॉइंट को लाऊंगा मैं, और इस पी पॉइंट के थ्रू हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे हम। ये मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की। अब देखिए इस केस में जब जाओगे आप, थर्ड केस है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the शेल के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने जाएंगे आप इस शेल के अंदर, तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। अब पी पॉइंट को मैंने चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर लाया, तो देखिए आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है पॉइंट पी पर, तो इसके थ्रू जब मैंने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो आपके पास कोई चार्ज तो आ ही नहीं रहा है, कहीं यहां पर चार्ज नहीं है, क्योंकि वो चार्ज जो है वो स्फेरिकल शेल की सरफेस पर है, इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब इस जो पी पॉइंट के थ्रू मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस केस में हमारे पास क्यू जो होगा वो जीरो होगा। तो जब क्यू जीरो होगा, जब चार्ज ही नहीं है हमारे पास अंदर कोई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगी, क्योंकि चार्ज की ही वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल, चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो जीरो होगी। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको जो मैंने आपको कहा चार्ज स्फेरिकल शेल की हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाली, ऑन द सरफेस इनसाइड आउटसाइड आपने निकाला, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ग्राफ भी अगर हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में, डिस्टेंस हुआ जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो देखिए ये आपका स्फेरिकल शेल है, ये सरफेस है। तो सरफेस पर आप देखोगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है सरफेस पर। देखिए हमारे पास ये सरफेस दे रहा हूं, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आर बढ़ता जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। इसका मतलब आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। लेकिन इसके अंदर जब जाएंगे हम, चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर जब हमने देखा था, तो वहां पर हमने देखा था ये हुआ इनसाइड का पोर्शन। इसलिए देखिए आप जहां पर हमारे पास जो डिस्टेंस जो होगा सेंटर से लेकर वो रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल होगा, तो स्फेरिकल शेल के इक्वल होगा। तो इस केस में आप देखोगे आप यहां से लेकर यहां तक आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं मिल रही है। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो जीरो होगी। तो देखिए इसके बाद जब सरफेस पर हमारे पास मैक्सिमम होगी और उसके बाद हमारे जो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है सरफेस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैक्सिमम, उसके बाद डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि यहां पर भी आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। तो ये था आपके पास दैट वाज योर ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस इन चार्ज स्फेरिकल शेल। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, a thin charged spherical shell, एक थिन चार्ज स्फेरिकल शेल लिया मैंने, रेडियस कितना है इसका 0.25 मीटर and carries a charge
चार्ज 0.2 माइक्रोकूलम जितना चार्ज कैरी कर रहा है। तो पहला पॉइंट हमें पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। तीसरा पॉइंट 3 मीटर from the center of spherical shell। तो हमारे पास जो है ये आपने कैलकुलेट करना है 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल। इसका मतलब आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो सबसे पहले अगर हम ले लेंगे हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक डेंसिटी निकालेंगे। हम कितनी होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक डेंसिटी का फार्मूला जो हमारे पास है वो 4πε0 Q/r² के इक्वल है। ये r जो हमारे पास एक डिस्टेंस होता है, कौन सा डिस्टेंस होता है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल। यहां पर आपको Q दिया हुआ है, सिग्मा नहीं दिया हुआ है। अगर आपके सिग्मा और सरफेस दिया होता तो फिर हम वो निकाल लेते। यहां पर आपको डायरेक्ट Q दिया हुआ है, तो यहां पर मुझे Q की जगह पर वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ेगी, सिग्मा 4πr² जो मैंने पुट वैल्यू की थी। तो इसका मतलब इसीलिए लिया मैंने यहां पर जो मैंने वैल्यू पुट की वो Q/4πε0 की वैल्यू मैंने पुट की। तो यहां पर देखिए आपको पता है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इसकी वैल्यू ये होती है। Q कितना है आपके पास? 0.2 माइक्रोकूलम है, तो 0.2 × 10⁻⁶ के साथ इसको मल्टीपल करूंगा तो ये कूलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r²। r कितना है आपके पास? r आपके पास है 0.25 मीटर। तो स्क्वायर है तो इसका मतलब 0.25 × 0.25 लिख सकता हूं मैं। तो E = किसको लाएगा आपके पास? यहां पर 9 यहीं पर रखेंगे, यहां 0.2 यहीं पर हमारे पास है। तो 10⁻⁹ × 10⁻⁶ बेसिस सेम है, तो 10⁻⁹ में से 6 निकाल देंगे तो 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.25 × 0.25। तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसको आप सिंप्लीफाई करो आप जल्दी से, क्योंकि टाइम कम है। तो सिंप्लीफिकेशन करनी है। 9 को 0.25 के साथ मल्टीपल करोगे आप, और 0.25 × 0.25, तो इसको डिवाइड करो इसके साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास जो आंसर आ जाएगा 28.8 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक डेंसिटी का क्या है? दैट इज न्यूटन पर कूलम। ये मैंने क्या निकाला? ये ऑन द सरफेस पर निकाला मैंने। किस पर? सरफेस पर, क्योंकि रेडियस इसका क्या था? स्फेरिकल शेल का। वो रेडियस जो हमारे पास स्फेरिकल शेल का जो है वो कितना है? 0.25 मीटर। तो ये मैंने कहां पर निकाला? ऑन द सरफेस। अब अगर हम जाएंगे कहां पर? अब हम इनसाइड पर अगर जाएंगे हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इनसाइड की अगर बात करेंगे हम, तो यहां पर भी वही केस है, क्योंकि चार्ज जो हमारे पास इसकी सरफेस पर है, इनसाइड तो कोई चार्ज ही नहीं है। जब इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो यहां पर Q क्या है? 0 है। जब Q 0 होगा तो देयरफॉर E विल बी 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको मिलेगी कहां पर? इनसाइड पर जो मिलेगी वो 0 ही मिलेगी। अब लास्ट जो आपके पास है, लास्ट जो हमारे पास कह रहा है 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल, वो हम करेंगे हम। तो देखिए यही फार्मूला हमने यूज करना है। तो E = आपके पास क्या आ रहा है? E = 1/4πε0
Q अपॉन आर स्क्वायर। तो E यहीं पर आपके पास है 1/4πε0, यहीं पर है। Q की वैल्यू कितनी है 1/4πε0 की वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट 9 × 10⁹। Q की वैल्यू हम पुट करेंगे तो Q कितना आपके पास है 0.2 माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय R कितना है 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ। अब हमारे पास क्या है P पॉइंट जो है वो सेंटर से किसी दूरी पर है। कितनी दूरी पर है 3 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब हम आउटसाइड चार्ज स्फेरिकल शेल निकालने जा रहे हैं। R आपके पास यहां पर क्या होगा 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर क्या है 9 हो गया 9 आपके पास। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा ये 9 और 9 गेट कैंसल्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको लाएगा 10⁻9 और 10⁻⁶। तो 0.2 यहीं पर है तो 10⁻9 में से 6 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो न्यूटन पर कूलम। ये आपने न्यूमेरिकल किया जो इस पर बेस्ड हमने किया, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल शेल। अब हमारे पास चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर हमारे पास P पॉइंट था, तो वहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी आई 0.2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये था आपके पास, दैट वाज योर द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन चार्ज स्फेरिकल शेल। और उसके बाद हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमने इस पर किया। थैंक यू, ओके, गुड बाय।